Astona One, recognized as a research-based company. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है फिर से SB आज के दिन करते हैं कुछ सेलिब्रेशन। आज एस्टोनिया ब्रांड को DSIR ने रिकॉग्नाइज किया है फॉर देयर इंटरनल रिसर्च। और ये एक हमारे लिए मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खबर है कि डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एस्टोनिया एक पहली कंपनी होगी, मैंने अभी तक सुना नहीं कि किसी ने DSIR ने उसको रिसर्च के लिए रिकॉग्नाइज किया हो। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट है, और ये एक सर्टिफिकेट इशू करता है उन उस इंडस्ट्री को जो रिसर्च करती है, जो रिसर्च पे काम करती है। देखिए, QC एंड QA एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस बहुत सारे प्लांट में आपको मिल जाएगा, बट रिसर्च एक अलग पार्ट है कि आप रिसर्च करके फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जिससे आपकी इनोवेशन, आपकी सेफ्टी, आपका मार्केट में एक अपने आप को प्लेस करना उस प्रोडक्ट को ये आसान बनाता है। सो DSIR ने आपको रिकॉग्नाइज किया है, और ये प्राउड मोमेंट है। मैं तो आप सबके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहूंगा कि वी आर द रिसर्च बेस्ड कंपनी। भारतीय सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। सो ये एक छोटा लगता छोटा सर्टिफिकेट है, या पहली बार भी सुन रहे होगे, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में आप एक रिसर्च बेस्ड कंपनी हैं। और लास्ट महीने में और इस महीने में खुद IT भवन जाके, ये डिपार्टमेंट दिल्ली में IT भवन है जो गवर्नमेंट का मंत्रालय है, उसमें जाके मैं प्रेजेंटेशन दे के आया था उस टाइम पे कि हम क्या क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या हमने नया फॉर्मुलेशन डेवलप किया, क्या हमारा बजट रहता है रिसर्च का, और किस तरीके से हमारी रिसर्च की टीम है। ये सारी चीज़ सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, ये IT भवन है जहाँ साइंटिस्ट बैठते हैं, DSIR में साइंटिस्ट होते हैं, वो लुकआउट करते हैं कि क्या सही में रिसर्च करते हैं या नहीं करते। तो उस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ, एंड प्रेजेंटेशन के बाद ये सरकार ने भी माना कि यस, एस्टोनिया लैब जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जो अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करती है, नया इनोवेशन पे रिसर्च करती है, और प्रोडक्ट की सेफ्टी से लेके प्रोडक्ट के इनोवेशन में बहुत बड़ा एक तरीके से मुझे लगता है ये हमारे एक नया फेदर है, एक नया टाइटल है हमारे लिए। और ये प्राउड के साथ साथ ये हम हमारे लिए एक ऐसी चीज भी है जो हम अच्छे से मार्केटाइज कर सकते हैं, कि हम अपने कस्टमर्स के साथ या खुद के साथ एक अलग ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज रिसर्च पे बात करना अलग है, रिसर्च करना अलग है, और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लाना अलग चीज है। सो यहाँ सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। सारी चीजों के कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट है। आ, आपके पास हम एक एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, एक हमारे USP में कैटलॉग में भी छपा होता है, EPBI के नाम से, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। वो भी यही शो करते हैं कि हम एविडेंस वाले इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आपको रिकॉग्नाइज कर दिया है कि यू आर ए रिसर्च बेस्ड कंपनी। सो ये हम सब के लिए इट्स नॉट ओनली ए प्राउड मोमेंट फॉर द मैनेजमेंट, और या जो लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए प्राउड की बात नहीं, हम सब के लिए प्राउड की बात है। और इस प्राउड को हमने सही सलीके से पेश करना है। सही सलीके से पेश करने का मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं मार्केट में करना कि दूसरे खराब हैं, बट हमें अपनी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना है कि वी आर ए रिसर्च बेस्ड कंपनी, एंड इंडियन गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज अस एज ए रिसर्च बेस्ड कंपनी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा मार्केट में जब भी हम रहते हैं, तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी क्वालिटी नहीं बतानी। हमें हर किसी का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, और बट हमें अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करना है।
यदि हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम ऐसा ऑरा क्रिएट कर पाएंगे, ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर पाएंगे जो बेटरमेंट के लिए बात कर रही होगी, जो एक दूसरे की खींचातानी के लिए बात नहीं कर रही होगी। और मैं सबसे बीइंग ए मैनेजमेंट ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमें दूसरों को भी रिस्पेक्ट करके इस इंडस्ट्री में काम करना है। कोई खराब नहीं है, बट हम क्या हैं, हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सो इन्हीं सारी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, GST 2 भी रिफॉर्म हो गया है और इसमें तीन पार्ट थे। कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाना गवर्नमेंट का यही एक एस्पेक्ट था। तो डायरेक्टली जितना GST कम हुआ उतना MRP यहाँ कम करके डायरेक्टली कस्टमर को हमने बेनिफिट पहुंचाया। दूसरा यहाँ पे एस्पेक्ट था डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जहां हमें लगा कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक्स्ट्रा परसेंटेज भी बिजनेस वॉल्यूम मिले, वो भी वहां पे बढ़ाया गया, प्राइस भी कम किया गया, DP पे भी कम किया गया, और फिर भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया गया है। सो ये तीनों एस्पेक्ट, चाहे कंपनी थी, चाहे गवर्नमेंट के कंप्लाइंस थे, या डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट पहुंचाना था, ये तीनों पहलुओं पे कंपनी ने अपनी लिस्ट को रिवाइज किया। इसके लिए भी मुझे लगता है कि हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, बड़ा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है आपके सीनियर्स के साथ, तब ये लिस्ट बनी है। समटाइम जब नया चेंज आता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समझदार बनिए और सही तरीके से चीजों को समझिए। यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली अपने सीनियर के साथ बैठिए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, आप बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, जो अच्छी कंपनी, रिकॉग्नाइज कंपनी है, उनमें सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आपकी कंपनी ही सबसे ज्यादा देती है। बट ये मैं नहीं बोलूंगा कि बिजनेस वॉल्यूम देना हमारा कोई एक पहला कोर वैल्यू है। अच्छे प्रोडक्ट देना हमारा पहला कोर वैल्यू है, साइंटिफिक प्रोडक्ट देना हमारा कोर वैल्यू है, बट उसके साथ साथ सही डिस्ट्रीब्यूशन में रहना भी हमारा कोर वैल्यू है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों से ये भी मैं जरूर को कहना चाहूंगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आपको सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और उस बिजनेस वॉल्यूम पे 102% का आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है कि 102% कैसे बांटा जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक आप DP का 102% नहीं बांट रहे हैं। DP का मतलब जिस पे आप खरीद रहे हैं उसका 102% नहीं बांट रहे हैं, आप बिजनेस वॉल्यूम का बांट रहे हैं। सो दैट कैन बी इजी। बिजनेस वॉल्यूम का तो आप यही बिजनेस वॉल्यूम 40 की बजाय 20% कर दें तो उसका 200% भी बांटा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यदि कोई भी कंफ्यूजन आपके क्रिएट होती है या कोई करने की कोशिश करता है तो हमेशा अपने इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ जरूर अपने कन्वर्जेशन में जाएं और आप अपनी इस पे क्लैरिटी लेके आए। हमने इसको पूरी सूझबूझ के साथ सबके ओपिनियन के साथ इसको रिवाइज किया है। सो ये दो चीजें आज हमारे लिए लागू हो चुकी हैं और इसका आप बेनिफिट जरूर उठाएंगे। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंटी एजिंग। मैं बोर्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों के साथ ये सेशन शेयर करूंगा। सो एंटी एजिंग, सबसे पहले तो एंटी से पहले आता है एजिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजिंग इज ए नेचुरल फिनोमेना। ये नेचुरल चीज है, जो इंसान आया है इस धरती पे वो उसको वापस जाना है। किसी का लाइफ स्पैन अलग है, हर किसी का अलग अलग है। कोई 70 साल में चल बसता है, कोई 100 साल तक जी जाता है, कोई 50 साल तक जीता है। तो नेचर ने हमें इसी तरीके से बनाया है कि आप आए हैं तो जाना निश्चिंत है। अब कैसे जाएंगे, ये बड़ा अपने आप में सवाल है। आप खुशियों के साथ जा रहे हैं, आप हेल्दी जा रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ स्पेन कर रहे हैं, या बीमारियों के साथ आप अपनी लाइफ को सफर कर रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम हेल्दी एजिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं। और एजिंग यदि टाइम से फास्ट हो जाए, जैसे आपकी एज है, एज जो बढ़ रही है वो फास्ट तरीके से बढ़ जाए, तो इसको आप एक डिजीज भी बोल सकते हो, एक बीमारी भी बोल सकते हो, कि एक बीमारी का रूप ले लेती है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एजिंग क्या है और एजिंग कैसे होती है। तो इससे पहले हम अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसको बोलते हैं सेल। अब ये सेल मिलके सेल, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे सेल बन के मिलके ये बना देती हैं टिश्यू को। कोशिका हिंदी में बोलते हैं इसको, उत्तक बोलते हैं। उत्तक से, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। यहाँ बन जाता है आपके जैसे, आपके पास किडनी है, किडनी है आपके पास, आपके पास आपके ब्रेन है, आपके पास आपका ब्रेन है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। ये टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स मिलके ये सारे इकट्ठे होके आंख, नाक, कान, लीवर, हार्ट, ये एक बॉडी का रूप ले लेते हैं। और ये इस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है। तो सबसे छोटी इकाई ये है। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, नेचर ने इसको इतने ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है। इस पे ये बाहर का मेम्ब्रेन है। अब आप जैसे अपने घर की चारों तरफ दीवार, चार चार दीवारी करते हैं, प्रोटेक्शन वॉल लगाते हैं कि घर में कोई आवारा चीज ना घुस पाए, और गेट अच्छे से लगाते हैं। और गेट पे आजकल तो लोग भी डिजिटल लगे हुए हैं कि बिना फेस को रिकॉग्नाइज किए आपका गेट नहीं खुलता। जैसे आपकी मोबाइल फोन भी आज फेस से खुल जाता है, ऐसे ही हमारी हर सेल पे एक सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। ये सिक्योरिटी लॉक माने इसको एक मेम्ब्रेन है, एक परत है। ये ये इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव। इसका सेलेक्टिव इसलिए नाम है। और सेमी प्रीमिएबल, सेमी प्रीमिएबल इनका मैं मीनिंग समझाऊंगा। सेमी का मतलब, प्रीमिएबल का मतलब कुछ चीजों को ही परमिशन देती है अंदर जाने की, सारी चीजों को नहीं देती। सेलेक्टिव है, सेलेक्ट करके जो अच्छी चीजें वो तो अंदर जा सकती हैं, खराब चीजें नहीं जा सकती। ये इसका काम है मेम्ब्रेन का, सेल को प्रोटेक्ट करना। इसके जैसे एक घर का मुखिया होता है, एक देश का मुखिया होता है, एक स्टेट का मुखिया होता है, उसको चलाने का काम वही करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे सेल का जो सेंटर है वो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस ही इस सेल की सारी चीजें प्लान करता है। फाइनेंस जैसे प्लान घर का एक मुखिया करता है, क्या चीज खरीदनी है, क्या कितना बजट लगाना है, ये सारी चीजें मुखिया जैसे करता है। ऐसे ही इस सेल की सारे कार्यक्रम को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे आपके घर में या आपके फोन में एक बैटरी होती है, आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, नेचर ने सेल को भी ऐसे ही बनाया है। इसके पास एक ऑर्गन होता है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है कि सेल की सारी एनर्जी यही जनरेट करता है। अब पावर हाउस है, कोई पावर हाउस है उसमें वो हाइड्रो पावर हाउस है तो पानी से बिजली बन रही है। कोई थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पे हीट से, लाइक कोयले से, लकड़ी से, उससे बिजली बन रही है। आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बात हो रही है तो न्यूक्लियर से। तो ऐसे ही पावर हाउस ऑफ सेल, इसको भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ये रॉ मटेरियल है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो सेल में जाता है, वो यहाँ पे ग्लूकोज का एक अलग गेट होता है और इसकी एक चाबी होती है। उस चाबी का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन उस चाबी का नाम है। इंसुलिन इस लॉक को खोल देता है, इस गेट को खोल देता है, और ग्लूकोज जो ब्लड में गया है खाने पीने से, वो जाके यहाँ इस पे चला जाता है। और यहाँ पे जाके ऑक्सीजन जो सांस में लेते हैं उसकी प्रेजेंस में ये केमिकली बर्न हो जाता है। कि जैसे आग, लकड़ी में आग लगती है, ऐसे ग्लूकोज में केमिकल टाइप की आग लगती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें सांस में आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो और आपका साथ में एनर्जी मिल जाती है एटीपी के रूप में। वो एनर्जी जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसके रूप में आप वो यूटिलाइज हो जाती है। अभी यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे
ईआर है, गोल्जाई बॉडी है, राइबोसोम्स हैं। ऐसे इसमें सारा का सारा जैसे एक पूरा एक घर होता है जिसमें एसी है, फ्रिज है, आदमी है, किचन है, सब कुछ ऐसे ही हर सेल में भगवान ने, नेचर ने ऐसे ही इसको बनाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि हमने इसको मजबूत रख लिया, सेल को मजबूत रख लिया, तो हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वाइटलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बेटर रखने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट आपके आज के टाइम पे मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। देखिए, ये कमजोर हो गई तो पूरी बॉडी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए इसको, और न्यूट्रिशन चाहिए, और आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, वो और भी मैं एलोबरेट करूंगा कि जो आपकी सेल को बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए ही। अभी इससे पहले मैं बात करूंगा, इस सेल को डैमेज आज के टाइम पे एक चीज कर रही है। मैं उस चीज को मदर ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलूंगा। और ये आपसे एक क्वेश्चन भी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स की मदर का नाम क्या है? मदर का नाम क्या है? जैसे आपकी मदर का नाम आप जानते हो, आपके रिश्तेदार की मदर का नाम जानते हो। आज के लाइफस्टाइल की बीमारियां, उनका मदर का नाम क्या है? बिस्वाजीत जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इज द मदर ऑफ ऑल द मॉडर्न डिसऑर्डर्स। अब ये इन्फ्लामेशन क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? इन्फ्लामेशन जो है, ये एक्चुअली में बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस भी है। यदि इन्फ्लामेशन ना हो बॉडी में तो बॉडी हील नहीं होगी। बट इन्फ्लामेशन यदि बढ़ जाए, लेवल से ऊपर बढ़ जाए, जिसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब ये क्रोनिक का मतलब है कि सपोज करो कोई इस लेवल तक ही चीजें सही थी, अब ये बढ़ के यहाँ चली जाए, तो जो एक्स्ट्रा लेवल है इन्फ्लामेशन का, ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है बॉडी को। और बॉडी में सबसे पहले डैमेज करेगा आपकी सबसे छोटी इकाई, सेल को, सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को, पावर हाउस को, सेल के मुखिया को, सेंटर आपका न्यूक्लियस को, और बहुत सारी चीजों को ये अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, और आपकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर, बीमारियां, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहाँ से पैदा हो रही है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन सबसे पहले आप देखेंगे हमने क्या क्या अभी चेंज किया है। हमारा जो फूड है, हमारे फूड के तीन हिस्से मेन थे। एक था कार्ब, एक था फैट, एक था हमारा प्रोटीन। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद एक हिस्सा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, और अभी तो मैं बोलूंगा एंटीऑक्सीडेंट्स। और इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करूंगा लाइक प्रोबायोटिक। ये पहले इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बट आप इसको जरूर ऐड ऑन कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक आल्सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। आल्दो प्रोबायोटिक्स न्यूट्रिशन नहीं है, बट ये हमारे लिए, हमारी बॉडी को नरिश करते हैं सेवरल वे में, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे गलती हमने क्या की है पिछले 20 साल में? हमने इस पे फोकस बढ़ा दिया और इस पे फोकस कम कर दिया। इस पे फोकस ही नहीं है हमारा। और इंडिया एक कार्ब लविंग कंट्री बन गई है। कार्ब लविंग का कैसे? आप अपने रिश्तेदार के घर जा रहे, मिठाई लेके जा रहे हो। आप कोई रिश्तेदार आ रहा है, उसको हाई कार्ब फूड खिला रहे हो, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, बेकरी, स्वीट्स, मीठी चाय, शुगर एडेड चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें क्या है, कार्ब में आती है। और बैड वाला, दो टाइप के कार्ब होते हैं। एक होता है गुड कार्ब, ये चाहिए हमें। एक होता है बैड कार्ब। बैड कार्ब में, गुड कार्ब का मतलब होता है जो नेचुरल हो,
जैसे फ्रूट है, वो नेचुरल है, गुड कार्ब है। सब्जियां हैं, गुड कार्ब है, नेचुरल हैं, उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन है, उसमें मिनरल्स हैं। और नेचुरल के साथ बैड कार्ब जो होते हैं वो है आपके शुगर, जिसमें चीनी डलती है, जो एक्स्ट्रा चीनी डल के बने हुए वो बैड कार्ब्स हैं। उसमें ना तो विटामिन, अब चीनी है, वाइट शुगर है, उसमें ना तो कार्ब है, सॉरी, ना तो उसमें लाइक विटामिन है, ना मिनरल है, ना एंटीऑक्सीडेंट है, ना प्रोबायोटिक है, ना फाइबर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप देखेंगे गुड कार्ब्स आपके सब्जियों से और आपके फ्रूट से आते हैं। उसके अलावा जो भी आप मीठी चीजें खा रहे हैं वो बैड कार्ब हैं। और बैड कार्ब क्या करता है, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जैसे ही आपका कार्ब गया, कार्ब जाता ब्लड के में ग्लूकोज के रूप में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में घूमेगा, तो आपकी बॉडी में पेनक्रियाज नाम का एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। आपकी बॉडी उसको मैसेज देगी कि ग्लूकोज को कहाँ पहुंचाना है, पावर हाउस तक पहुंचाना है। तो यहाँ गेट की चाबी बनाओ। गेट की चाबी कौन सी है? इंसुलिन। इंसुलिन गेट की चाबी है। अब क्या हुआ, आप बार बार में खा रहे हैं, बार बार में पेनक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है। धीरे धीरे इतना इंसुलिन बना कि ये कई बार थक जाता है। और आप लगातार ग्लूकोज खा खा के, ये आपका गेट पे है ना, ये चाबी इतनी घिसनी स्टार्ट हो जाती है, ये चाबी ही नहीं लगती है। चाबी लगने का मतलब क्या है? यानी कि आपका इंसुलिन की सेंसिटिविटी कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये गेट ओपन नहीं होता, और ब्लड जो है वो खून में बाहर घूमता रहता है, अंदर जाएगा नहीं। अंदर जब इंजन में ईंधन ही नहीं जाएगा तो जलेगा क्या? अब क्या होता है कि आपकी आपकी सेल डिमांड करे कि मेरे पास ईंधन नहीं आ रहा, तो मैं एनर्जी कैसे बनाऊं? अब तो ऊपर से क्या होगा, आपको ज्यादा भूख लगेगी, तो आप कुछ खाओगे, फिर ये ग्लूकोज इसमें बढ़ेगा। अब ग्लूकोज इसमें बढ़ेगा, अंदर जा नहीं सकता, बॉडी सोच रही है मेरे पास कैलोरी नहीं है, ऊपर से भूख लगी हुई है, तो बड़ा उल्टा काम है, खाया है, बॉडी को मिला नहीं। सो इसको ही डायबिटीज बोलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाई कार्ब इज द इन्फ्लामेटरी डाइट। हाई कार्ब को लिख लीजिए, इन्फ्लामेटरी डाइट है। आप जो शुगर रिलेटेड चीजें खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, बेकरी, पेस्ट्री, बिस्किट, चॉकलेट, कैंडी, या मीठी चाय, चाय में एक्स्ट्रा शुगर डाल के, शुगर इज द साइलेंट किलर फॉर यू। अब आता है, फैट को चेंज कर दिया हमने, फैट को लेके हम रिफाइंड ऑयल में। पहले फैट क्या थी? नेचुरल थी, कोल्ड प्रेस थे, कच्ची घानी का था, या देसी घी था, उसको भी फ्राई नहीं किया जाता था। हमने फैट को चेंज कर दिया रिफाइंड ऑयल में, साथ में फैट को प्रोसेस कर दिया, फ्राई कर दिया, ये टूट गया फ्री फैटी एसिड। अब भाई साहब ये फ्री है, किसी ने किसी के जग के दरवाजे पे जाके जमा होगा, फ्री है, कहीं पे भी घूम सकता है। अब कहीं पे भी घूमेगा तो ये कहीं ना कहीं खून की नलियों में जमना स्टार्ट हो जाएगा। खून की नलियों में जमेगा तो ये पैसेज कम हो जाएगा, और यहाँ ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। कहाँ से आई? आपने कार्ब से तो इसके इन्फ्लामेशन कर दिया, ये यहाँ से स्वेल हो गई, ऊपर से फ्री फैटी एसिड आ गया, अंदर से पहले ही इनमें सूजन थी, ऊपर से ये फैट जमना स्टार्ट हो गया, ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई। सो अल्टीमेटली आप फैट, आपने जिस फैट ने घी को फ्राई कर दिया, और कच्ची घानी ऑयल को रिफाइन कर दिया, और आपके फ्री फैटी एसिड बढ़ गए, और साथ में आपकी जो ऑयल की जो सही चीज थी, ओमेगा थी, वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। इससे आपकी बॉडी में बहुत सारे डैमेज हुए। अब इसके बारे में बड़ी मिथ है, और फीमेल्स बड़ी मिथ रखती हैं प्रोटीन के, भी मुझे क्यों प्रोटीन चाहिए, मुझे ये क्यों चाहिए, मैं तो लाइक मैं तो जिम नहीं जाती हूँ, या ये मेरे घर वाले तो स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, हमें तो प्रोटीन नहीं चाहिए। देखिए, प्रोटीन के बिना आप लंबा नहीं जी पाएंगे। जिस आंख से मुझे देख पा रहे हैं, या मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये प्रोटीन से बनी है। जो आंखों का लेंस है वो प्रोटीन का बना हुआ है। आपके सुंदर सुनहरे और ये डेंस जो बाल हैं, जो हेयर हैं, ये प्रोटीन के बने, ये नाखून प्रोटीन के बने हैं, जिसके कारण आपके जॉइंट जुड़े हुए, लेगामेंट वो प्रोटीन के बड़े बने हुए हैं। आपकी स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, आपकी मसल में प्रोटीन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। आपका एचबी जो है, हीमोग्लोबिन जो टेस्ट करवाते हो,
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, ग्लोबिन को प्रोटीन ही बोला जाता है, हीमोग्लोबिन भी ही प्रोटीन है। सो हमें प्रोटीन हर किसी को चाहिए, अलग अलग मात्रा में चाहिए। यंग एज में ज्यादा चाहिए क्योंकि मसल ग्रोइंग एज है, उसमें आपको जैसे बच्चों के केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स पे और गुड कार्ब्स पे और अच्छी फैट पे। बट यहाँ पे क्या है, प्रोटीन को हमने लेस कर दिया। और जिसमें प्रोटीन की कमी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोटीन की कमी का सिंपल सा एक आप देखेंगे एक्सपीरियंस करके, जिसको बार बार में भूख लग रही है, मान के चलें या तो उसको प्री डायबिटिक या डायबिटीज की कंडीशन है, या उसमें प्रोटीन की कमी है। ये दो ही कारण हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी में भी बार बार भूख लगेगी, या आप डायबिटीज के केस में भी बार बार भूख लगेगी, क्योंकि बॉडी में कैलोरी सेल में नहीं जा रही, ब्लड में घूम रही है, इसलिए उसमें बार बार भूख लग रही है। या प्रोटीन की वजह से आपको बार बार में भूख लग रही है। यदि आप में प्रोटीन की कमी है तो आपको बार बार में भूख लगेगी। बट कुछ लोग इस क्रेविंग को मिटाने मिटाने के लिए फिर से कौन से फूड खाते हैं, वो फूड खाते हैं वो वाले जो फूड जंक फूड हैं, जो हाई कार्ब वाले हैं, जो बैड कार्ब वाले हैं। और फिर से उसने खाया, ब्लड में चला गया, ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन, फिर से पैनक्रियास बोलता भाई साहब कितना काम करवाओगे, वो थक जाता है। तो इसलिए प्रोटीन को आपको फोकस करना चाहिए यदि आप लंबा जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, इन्फ्लामेशन कम करना चाहते हैं। गुड फैट, घी है, कच्ची घानी का है, या ऑयल है अपने जो पंपकिन सीड है, फ्लैक्स ऑयल है, फिश ऑयल है, ये ओमेगा वाले हैं। इसके भी आपका इन्फ्लामेशन कंट्रोल होता है। यदि ये हमने चेंज नहीं किया तो यही जो हमारी मेडिसिन थी, हम क्या बोलते थे पहले, फूड इज ए मेडिसिन, भोजन ही आपका मेडिसिन है। यूज योर फूड एज ए मेडिसिन, डोंट यूज द मेडिसिन एज ए फूड। अभी मेडिसिन क्या थी, इसमें फाइबर था, वो खत्म कर दिया। वो प्रोबायोटिक पेट अच्छा रखता था, ये मेडिसिन थी। कार्ब में, फैट में ओमेगा था, वो खत्म कर दिया, वो मेडिसिन था। प्रोटीन में आपका गुड प्रोटीन की क्वालिटी थी, वो आपने फ्राई करके जला दिया, वो मेडिसिन था, वो खत्म हो गया। तो आपने यहाँ से मेडिसिन, अब यहाँ विटामिन मिनरल्स जो है, प्रोसेसिंग करके इनको कम कर दिया। अब आपने अच्छे से सीटी मरवाई, फ्राई कर दिया, इतना हाई टेम्परेचर पे उसको पकाया है, तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स खत्म ही हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं, प्रोबायोटिक और फाइबर खत्म हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन थे, बट आपने फूड को मेडिसिन छोड़ा ही नहीं, फूड को ओनली मूड के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। तो यहां से स्टार्ट हो गया इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद आपका अगला इन्फ्लामेशन आता है कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप पैटर्न जो है, नींद का, सोने का टाइम एक नहीं है। फूड विंडो जो है, खाने का जो ईटिंग विंडो है, ईटिंग विंडो जो खाने की जो टाइम है, वो आपका अनबैलेंस है। तो इसके कारण भी क्या होता जा रहा है कि आपकी बॉडी की डेली की रिकवरी नहीं हो रही है। ये भी आपका इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। अलग एलर्जी है कोई चीज से, जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को पेट में ही दिक्कत रहती है, लीवर इन्फ्लामेशन है, उसमें बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून दिक्कत है, वो एलर्जी क्रिएट कर रहा है। कुछ फूड से आ रही है, कुछ आपके बॉडी में जो बाहर के टॉक्सिन्स आ रहे हैं, टॉक्सिन्स इन द सेंस एनवायरमेंट टॉक्सिन में पेस्टिसाइड्स आ रहा है, बाहर से पोल्यूशन आ रहा है, ये भी क्या करें, बॉडी में इन्फ्लामेशन और एलर्जी बढ़ा रहे हैं। तो एलर्जी बढ़ेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसी का ही नाम है। यहाँ पे इसके अलावा आप देखेंगे इन्फ्लामेशन के जो अदर कॉज हैं, लाइक कोई भी इन्फेक्शन जो चल रहा है, इन्फेक्शन आल्सो, इन्फेक्शन यदि लंबा इन्फेक्शन चल रहा है तो उसमें भी बॉडी में इन्फ्लामेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ चीज़ों की कमी है, डेफिशिएंसी है, उसमें भी इन्फ्लामेशन। कैसे कम किया जा सकता है? सबसे बेस्ट इन्फ्लामेटरी चीज़ है विटामिन डी प्लस विटामिन K2 प्लस विटामिन ई, ये विटामिन में सबसे बेस्ट हैं। साथ में विटामिन सी, ये आपके एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। इसके साथ साथ करक्यूमिन, सिट्रस फ्रूट, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। ट्रांस रेस्वेरेट्रॉल, जो ट्रांस रेस्वेरेट्रॉल, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है।
सबसे ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी आपका काम करेगा यदि आप धूप लेते हैं। विटामिन डी जितना भी ले सकते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करेगा। स्लीप इज एंटी इन्फ्लामेटरी। फास्टिंग, हफ्ते में एक फास्ट रखेंगे, बॉडी का जो कार्ब के कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा या जो ताले की चाबी थी इंसुलिन जो सही काम नहीं कर रहा था वो सही से काम करना स्टार्ट कर देगा। फास्टिंग है। लो कार्ब डाइट है। लो कार्ब का मतलब है कि आप फ्रूट्स की क्वांटिटी कम रखें, सैलेड और सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा रखें और शुगर से रिलेटेड चीजों को छोड़ दें और फ्रीक्वेंट ईटिंग को अवॉइड करें। बार बार में जो खा रहे हो वो भी इन्फ्लामेशन का कारण बन रहा है और फाइनली इन्फ्लामेशन आपकी सेल को डैमेज कर रही है और सेल डैमेज होगी तो पूरी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी फास्ट एजिंग बीमारियों के साथ स्टार्ट हो जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन तो लाना ही है, बट यंग फ्यूल आपकी इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। यंग फ्यूल कैसे काम करता है इसमें, अभी वापस से मेरी सेल की तरफ जाएं, वापस से सेल की तरफ जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। सेल में जो हमने ये सेल थी और इसमें एक हमने पार्ट डिस्कस किया था इसका कंट्रोल, ये होता है न्यूक्लियस। फिर से मैं बताऊंगा कैसे यंग फ्यूल काम करेगा और किस एस्पेक्ट पे काम करेगा। न्यूक्लियस में लेडीज एंड जेंटलमैन हमने सुना होगा हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम हैं ये बने होते हैं डीएनए से, राइट। सबसे छोटी चीज इसमें डीएनए है। ये कहाँ है? क्रोमोसोम्स यहाँ होते हैं न्यूक्लियस में। और जैसे हमारे दीवार ईंट, छोटी छोटी ईंट मिलके एक दीवार बना देती हैं, ऐसे डीएनए मिलके क्रोमोसोम्स बना देते हैं। और इन क्रोमोसोम में कुछ डीएनए अपनी वो बना लेते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं। इस एसोसिएशन का नाम है, कुछ डीएनए जैसे आप कॉलोनी बना लेते हो, 10 लोगों ने एक जगह घर बना लिए तो वो कॉलोनी बन गई। इस कॉलोनी का नाम है जीन। ये जीन बन गई। अब ये जो जीन है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यही हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे मेरी शक्ल किसी पे और पे नहीं मिलती, किसी के आ, सुनहरे बाल हैं, किसी के ब्लैक हेयर का कलर है, किसी के कर्ली हेयर है, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी का सांवला रंग है, किसी का गोरा रंग है, किसी की ब्राउन आईज है, किसी का ब्रॉड बॉडी है, किसी की थीन बॉडी है, किसी की हाइट 6 फीट की है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है जीन। और ये जीन को कंट्रोल कौन करता है? जो आप खाना खा रहे हैं वो, जो आपका रूटीन है वो, और जो आप जिस नेचर से आप जुड़े हुए, सूरज है, धरती है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, ये सारी चीजें इन जीन के कार्य प्रणाली को कंट्रोल करने का काम करती हैं। सो फूड खराब हो गया, जीन खराब हो गए। रूटीन खराब हो गया तो जीन पे प्रभाव पड़ा। नेचर का कनेक्शन आपने तोड़ दिया तो जीन का प्रभाव स्टार्ट हुआ। इसलिए आज कैंसर जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, फैटी लीवर, थायराइड की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये क्या है? सीधे हमारी कार्य प्रणाली वाली चीज जीन को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इसी आपके इन चीजों का और इसका तालमेल का क्या संपर्क है और क्या चीजें हैं, ये इस साइंस को बोलते हैं हम एपिजेनेटिक्स एंड न्यूट। इसके प्रभाव को स्टडी किया जाता है एपिजेनेटिक्स से और इनके रिलेशन को बोला जाता है न्यूट्री जीनोमिक्स। न्यूट्री फिर से न्यूट्री से, जीनोमिक्स का मतलब है आपके जीन, आपके डीएनए, इनका क्या संबंध है, न्यूट्री जीनोमिक्स के थ्रू स्टडी किया जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पाया गया एक ऐसे जीन हैं बॉडी में जो आपकी एज को कंट्रोल करते हैं, आप कितना लंबा जियोगे। वो जीन आपकी बॉडी में भी, सबकी बॉडी में पाए जाते हैं। मैं हूं, आप हैं, आपके पेट हैं, आपके डॉग हैं, आप प्लांट हैं, कुछ भी है, सब में एक ऐसे जीन होते हैं जो आपकी एज को कंट्रोल करते हैं। और इंसान में पाए जाने वाले जीन का नाम साइंटिस्टों ने रखा सर्ट्यून्स जीन्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 7 भाई हैं, 7 ब्रदर्स हैं और सातों भाइयों की अलग अलग जॉब है। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। ऐसे ही सातों का अलग अलग काम है। कोई आपकी बॉडी के स्ट्रेस को कम कर रहा है, कोई इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, कोई एक सेल से
नई सेल बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि जब तक नई सेल नहीं बनेगी आपकी बॉडी यंग नहीं रहेगी। कोई आपके ग्लूकोज को सही कर रहा है, ग्लूकोज को डायबिटीज से बचाने का काम आपका कर रहा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। किसी का काम होता है आपकी सेल के डिवीजन को, एक सेल से दूसरी सेल बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करना। यदि ये अनकंट्रोल हो जाए प्रोसेस, और ये बढ़ता चला जाए, इसी को तो हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर जैसी चीजों को भी ये हमारे जो सर्ट्यून जीन है वो हमें बचाते हैं, इंसुलिन डायबिटीज से बचाते हैं, एक सेल से नई सेल बनाने का काम करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे काम हैं इनके। सो इनको इसी के कारण इनको सेल का गार्जियंस बोला जाता है, गार्जियंस ऑफ द सेल बोला जाता है। गार्जियंस का मतलब घर के जैसे बड़े बुजुर्ग रखवाली के लिए होते हैं, घर की केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबको अच्छी गाइडेंस देते हैं कि भाई ऐसे काम करोगे तो घर अच्छे से चलेगा, ऐसे चलेगा। सो सेम लाइक दैट सर्ट्यून्स जीन भी हमारी सेल को बताते हैं कि भाई साहब इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते जाओगे कैंसर हो जाएगा, तो इस रास्ते पे ही रहना है। इसलिए इनको सेल्स का गार्जियंस बोला जाता है। पर ये किससे इनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कोई काम करता है, कितनी पगार लेता है, बिना पगार तो कोई काम नहीं करेगा, बिना इनकम कोई काम नहीं करेगा। या आपकी बॉडी को खाना जैसे चाहिए, सर्ट्यून्स को भी कुछ चाहिए जिसके कारण ये अच्छे से काम कर पाए। उस चीज का नाम है NAD+। लेडीज एंड जेंटलमैन, NAD+ जैसे ही आपकी एज 30+ जाती है, 30+ एज में ये बॉडी में बनना, सेल में ही बनता है, आपकी सेल में ही NAD+ बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है, इसकी यहाँ पे इसकी जरूरत होती है, यहाँ से एनर्जी बनती है, और यहाँ से फिर NAD बूस्ट करके आपके सर्ट्यून्स को एक्टिव करता है। 30+ में इसका जो लेवल है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे आपकी उम्र 60 साल की होगी, 60 साल तक इसका लेवल 60% तक गिर जाता है। इसलिए आप देखेंगे 30 साल के बाद झुर्रियां आना, सफेद बाल होना, आपके स्टेमिना आप लूज करते हो, हार्मोन्स डाउन जाते हैं, वाइटलिटी, स्किन पे रिंकल, मूड स्विंग होना, चोट लग जाए रिकवरी कम होना, हड्डी टूट जाए 50 की एज में, लंबे टाइम में उसको हील होती है, जुड़ती है। ऐसे ही सो मैनी प्रॉब्लम। 40 साल के बाद फर्टिलिटी के इशू आ जाएंगे कि भी कंसीव करने में प्रॉब्लम, फर्टिलिटी के इशू, ये सारे किस्से हैं। ये सारे के सारे कंट्रोल कर रहा था सर्ट्यून्स। सर्ट्यून्स को कंट्रोल करता था NAD का लेवल, ये डाउन जाएगा, ये सारी सारी चीजें डाउन जाएंगी। तो साइंटिस्टों ने पाया कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए साइंटिस्टों ने एक मॉलिक्यूल देखा, जिस मॉलिक्यूल का नाम है NMN। ये यदि आप लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो आपकी बॉडी में 6 महीने यदि आपने किसी ने यूज किया तो NAD लेवल 3 टाइम बढ़ जाता है। 3 टाइम बढ़ने का मतलब है आप वापस से, आपकी हर सेल यंग होना स्टार्ट हो जाती है, नई सेल बनना स्टार्ट हो जाती है, पुरानी सेल स्ट्रेस को झेलना स्टार्ट कर देती है, नए हार्मोन बनाना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप वापस से यंग होना स्टार्ट हो जाते हो। बाल आपके फिर से गहरे डेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिंकल खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइटलिटी बूस्ट होती है, नींद अच्छी आनी स्टार्ट होती है। और जो आप 40 से 50 के बीच में आपका ब्रेन का कग्निटिव डिक्लाइन था, कग्निटिव डिक्लाइन का मतलब है 40 के बाद हम हल्का सा प्रोसेस लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कि मैं क्या बोल रहा था, कभी चाबी रख के भूल जाओगे, कभी पर्स रख के भूल जाओगे। और जो 20 साल की एज में बड़ा अच्छे से ध्यान रहता था, इवन लोग 40 साल की एज में कई बार ये बोलते हैं अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं यार मैं मुझे याद दिलाओ। ये कग्निटिव डिक्लाइन है। और आप देखेंगे कग्निटिव डिक्लाइन के स्पोर्ट्स में तो सबको मैं बोलूंगा 40 साल की एज रिटायरमेंट की है। विराट कोहली ने 40 साल में लिया, सचिन तेंदुलकर ने 40 के आसपास लिया, रोहित शर्मा ने 40 साल के आसपास लिया। फुटबॉलर को देख लिए 40 साल, उनकी स्किल नहीं गई है। वो ऐसा नहीं है कि उनको लाइक स्किल उनके कम हो गए हैं, उनका कग्निटिव डिक्लाइन और एनर्जी जो है वो डिक्लाइन हो गई है, जिसके कारण वो उनके रिफ्लेक्शन कमजोर हो गए हैं और उनको फाइनली संन्यास लेना पड़ता है। और रिकवरी टाइम उनका जो मेहनत कर रहे हैं वो लेट से रिकवर कर रहा है। सो साइंटिस्टों ने ये देखा कि NAD+ को बढ़ा दिया तो सर्ट्यून्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दोबारा से आपकी नई सेलें बनेंगी, नई चीजें डेवलप होंगी। तो NMN एक ऐसा मोलिक्यूल है जो NAD को वापस से बढ़ा देता है, और आपको सेलुलर सेलुलर रीप्रोग्रामिंग, ये सेल है, इसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है वापस से। जैसे आप एक पुराने घर को फिर से आपने मरम्मत करवा के उसको वापस से
पेंट वेंट करके दीवारें अच्छी करके सही कर देते हो। सो लाइक ऐसे में आपका ये रिपेयरमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि शरीर में कमियां होंगी, डेफिशिएंसी होंगी, तो अकेला एनएमएन भी क्या काम करेगा? विटामिन डी नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा। तो आपको साथ साथ में एक एनएमएन के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो आपका होलिस्टिक एंटी एजिंग का काम करे, सारी चीजों को एक वे में आपकी बैलेंस करके चले। सो इसीलिए आप यहाँ पे यंग फ्यूल को देखेंगे, जिसमें एनएमएन एनएडी भी है। एनएमएन एनएडी भी है, जो कि आपका सर्टिन्स को एक्टिवेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है। एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड का मतलब है जो इन्फ्लामेशन बॉडी में चल रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, और आपकी सेल का जो प्रोटेक्शन है इसको और मजबूत करते हैं, बाहर की मेम्ब्रेन की मरम्मत पूरी रखते हैं कि बाहर से कोई चीज अटैक कर रही है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक जैसे ब्लड प्रूफ जैकेट का काम करते हैं जो कॉप्स होते हैं, जो आपके आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, जो फाइट में या लड़ाई में जाते हैं तो ब्लड प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट भी एक ब्लड प्रूफ जैकेट है हमारी बॉडी के लिए, हर सेल के लिए। वो बाहर की बुलेट से बचाता है जो उसको डैमेज कर सकती हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोलते हैं। ओमेगा हमारे सेल का जो, ये जो सेल का ये ऊपर की चादर थी ना, ये ओमेगा की बनी होती है 40%। तो ओमेगा होगा तो हर सेल की बाहर का दीवारें मजबूत रहेंगी। और इवन ये बहुत सारी ऐसी चीजों का पार्ट है, हार्मोन का पार्ट है, स्किन का पार्ट है। सो ओमेगा तो आपको चाहिए। अमाइनो एसिड जो फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मसल के फंक्शन को। और कुछ हर्ब्स हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग वो वाइटलिटी, एनर्जी, स्टेमिना, एंटी एजिंग के रूप से सदियों से लोग उसको यूज करते आ रहे हैं। और ये सारी सारी चीज पेटेंटेड और एविडेंस बेस्ड के रूप में यूज की गई हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन देखो, यहाँ 4 टाइप के जो मेन ओमेगा होते हैं वो इसमें डाले गए हैं। एएलए है, इसमें सीएलए है, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर का भी काम करता है। ईपीए, डीएचए, ये आपके ब्रेन को भी अलर्टनेस पे लाते हैं। एएलए आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ब्रेन, हार्ट और आपकी नई सेल बनाने में हेल्प करता है। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल एंटी इन्फ्लामेटरी, ग्लूटाथायोन एंटी इन्फ्लामेटरी, Q10 एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन टी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम एक ऐसा मोलिक्यूल मिनरल है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंड कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड। यहाँ पे आप देखेंगे सर्ट्यून्स को, डीएनए को और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस को, और आपका जो डीएनए है और आपके जो जीन्स हैं उनको फिर से एक्टिवेट, रिपेयरमेंट का काम करते हैं ये वाली चीजें। एनएमएन अकेला नहीं, इसमें एनएडी भी है, टीएमजी भी है, ट्राई मिथाइल ग्लिसाइन ग्लाइसिन। ये डीएनए को रिपेयर करता है। जैसे आपकी दीवार टूट गई, फट गई, वापस से प्लास्टर किया, फिर पेंट कर दिया, ऐसे ही आपका बाहर से वापस से डीएनए को मोलिकुलर लेवल पे रिपेयर करने का काम टीएमजी करता है। सी ए के जी कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट ऐसा काम करता है, यदि इसको ले लिया जाए तो 8 साल ये भी रिवर्स कर देता है आपकी बायोलॉजिकल एज को। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल ये भी सर्टिन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। सदियों से कोर्डिसेप्स को यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में कीड़ा जड़ी बोला जाता है। बायोप्रिन, जिंक, B3, ये वाइटलिटी, इम्यूनिटी, एनर्जी को सही रखता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करक्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टीरोबिलिन एंटी इन्फ्लामेटरी, बायोप्रिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है चीजों का जो आपको मल्टीपल बेनिफिट देता है एंटी एजिंग में भी, और बॉडी की बहुत सारी जो बॉडी में वियर एंड टीयर चल रहे हैं उसको रिपेयर करने का काम ये करता है। और लोगों ने इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट लिए हैं, इतनी टेस्टिमनी हमारे पास डेली आते हैं कि किसी के बाल स्ट्रोंग हो गए, किसी के बाल वो सफेद से भी कुछ लोगों ने जो वाइट वो हेयर थे वो रिवर्स कर लिए इससे। किसी का बॉडी का फैट परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो गया, मसल बनना स्टार्ट हो गया, किसी के हार्मोन सही हो गए, किसी की नींद अच्छी होगी, किसी का ब्रेन अच्छा हो गया, किसी के बॉडी में ऐसी एनर्जी देखी 80 ईयर में, जो लोग बेड रिडन थे, लंबे टाइम तक चल नहीं सकते थे, वो 15 दिन में चलना स्टार्ट हो गया। रीजन क्या है कि इन्फ्लामेशन कम किया बॉडी में, जो आज डायरेक्टली एक तरीके डैमेज वाली चीजें हैं उनको आपने कंट्रोल किया, और सर्टिन्स को एक्टिवेट कर दिया कि नई एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाए बॉडी में। सो ये एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है आपके पास, जिसको आप 30+ के रूप में यूज कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं कॉम्बो में। रीजन क्या है कि इसमें आप देखेंगे बेस्ट ओमेगा है वर्ल्ड का, साथ में CoQ10 डाला, ये भी एंटी एजिंग का काम करता है। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल डाला, एंटी एजिंग का काम कर रहा है।
ग्लूटाथायोन लीवर और स्किन के लिए बहुत एंटी एजिंग का काम करता है। यहाँ इसके साथ साथ आप देखेंगे D3 और K2, ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। और K2 जो आपके खून की नलियों में कैल्शियम को नहीं जमने देता और हड्डियों को मजबूत रखता है। ये भी एक तरीके से एंटी एजिंग है कि खून की नलियां तो फ्लेक्सिबल रहे, हड्डियां मजबूत रहे। उल्टा हो गया है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, खून की नलियां टाइट हो गई है, कैल्शियम खून खून में जमना स्टार्ट हो गया है, हड्डियों में नहीं जा पा रहा। बट ये आपको बोन को स्ट्रोंग कर रहे हैं और आपके हार्ट को बेटर कर रहे हैं। और विटामिन D3 नॉट ओनली ए विटामिन है, ये एक बॉडी और हमारी बॉडी का और नेचर का कनेक्शन भी है। सो इसको एस्ट्राजेंथिन ब्रेन के लिए एंटी एजिंग का काम करता है। और विटामिन ई ये पूरी बॉडी की सेल का जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको एक तरीके से जैकेट का काम कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा ओमेगा है जो फर्स्ट टाइम आपको मल्टीपल बेनिफिट दे रहा है। अकेला क्रिल ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा इतना, ये चीजें साथ में नहीं मिलेंगी, ये चीजें साथ में नहीं मिलेगी। इसमें ये एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है लोगों की उसको देखते हुए। सो यहाँ पे आप ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आपकी स्किन जो है वो कोलाजन से बनी होती है। यहाँ मेराइन कोलाजन भी एक एंटी एजिंग के रूप में आप यूज कर सकते हो। रिंकल जिसके स्किन पे ज्यादा रहते हो तो यंग के साथ मेराइन कोलाजन और क्रिल एक बहुत बेटर कॉम्बिनेशन बनता है। सो मेराइन कोलाजन 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को लेना स्टार्ट कर दें ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी हील करेगी। और इसमें कोलाजन के साथ ये वर्ल्ड का बेस्ट कोलाजन है, इंजा इंजा ब्रांड है जापान की, उससे बेटर कोई कोलाजन नहीं बनाता, आपका वही इंजा का कोलाजन है। इसके साथ साथ आप देखेंगे विटामिन सी और विटामिन ई भी डाला गया है जो नई स्किन की सेल को बनाने में या अच्छे हेयर्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। और कॉपर और जिंक आपकी स्किन के टोन को बेटर करते हैं। आपकी स्किन जैसे जब आप एज आपकी एजिंग होती है उस टाइम पे आप देखेंगे हमारी एजिंग के टाइम पे, 1 मिनट का मुझे गैप चाहिए, मैं कुछ इसमें कर रहा हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंक एंड कॉपर आपकी स्किन का जो है इवन टोन करता है। इवन टोन का मतलब जैसे एज बढ़ती है तो आपकी टोन चेंज होती है। स्किन के एक एरिया में आपका डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, एक एरिया में ज़्यादा ब्राइटनिंग दिखती है। ऐसे में जिंक एंड कॉपर जो है हेयर और स्किन को दोबारा से रिकवर करने में और इवन टोन करने में हेल्प करते हैं। बायोटीन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। अश्वावन आप यूटिलाइज कर सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस के कारण आपको इन्फ्लामेशन आ रहा है या एजिंग आ रहे हैं, तो उस केस में आप अश्वावन को कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। और एसबीटीसी से तो आप सुबह की शुरुआत करते हैं तो वो पहला कदम है एंटी एजिंग की तरफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं इतना ही बोलूँगा कि ये कुछ प्रोडक्ट है जिनके कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। यस, ये प्रेजेंटेशन थी और आई थिंक आपको एंटी एजिंग के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। इन्फ्लामेशन कैसे बढ़ती है और बॉडी में लाइक कैसे कैसे हम पता भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी से हम बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमने कोशिश की कि आपको सेल समझाया जाए, उसमें जो न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं अपने खाने में, कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, सही से सो नहीं पाते हैं, ज़्यादा कार्ब हम यूज़ करते हैं, तो इनके कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है और इन्फ्लामेशन फाइनली
हम हमारी बॉडी की हर सेल को डैमेज करता है, और सेल डैमेज होंगी तो हमारा स्ट्रक्चर ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रोका जा सकता है सर्ट्यून्स को और अच्छे न्यूट्रिशन को, यदि आप दोबारा से बॉडी में एक्टिवेट रख सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं और सर्ट्यून्स को एक्टिवेट रख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनएमएन और एनएडी को बूस्ट करके तो सर्ट्यून्स को एक्टिवेट रखा ही जा सकता है। यदि लो कार्ब डाइट रखते हैं और हफ्ते में एक फास्ट रखते हैं, शाम का खाना यदि आप 6 बजे खा लेते हैं, तो ऐसे में आप अल्टीमेटली सुबह का जो खाना है और शाम के खाने में यदि 14 घंटे का गैप रखते हैं मिनिमम, तो वो भी एंटी एजिंग का काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका शाम का खाना किस टाइप का खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, ये भी एक आपकी हेल्दी एजिंग को बेटर करेगा। दूसरा ये है कि आप लो कार्ब खाते हैं, फास्ट रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी सर्ट्यून्स एक्टिवेट रहते हैं। और एनएमएन यदि आप लगातार यूज कर लेते हैं और साथ में उसमें कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन जो एंटी इन्फ्लामेटरी और बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हो, एंटीऑक्सीडेंट हो साथ में, तो डेफिनेटली आप लंबा जिएंगे और हेल्दी जिएंगे। और फर्क आपको साफ दिखता है। जो भी इसको प्रोडक्ट को यूज करता है उसका अगले महीने ही उसको साफ नजर आता है, उसकी नींद में, उसकी एनर्जी में, उसके बिहेवियर में, उसकी स्किन पे, उसके हेयर पे, ये साफ आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे बस फिर से मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि डीएसआईआर ने आपको रिकॉग्नाइज किया है एज ए रिसर्च बेस्ड कंपनी, रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो ये प्राउड की बात है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक नया फीदर आप इसको मान सकते हैं, एक नया टाइटल मान सकते हो कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले रहे हैं जो रिसर्च में बिलीव करता है, जो साइंस में बिलीव करता है, जो प्रोडक्ट की सेफ्टी में, इनोवेशन में और रिजल्ट में बिलीव करने वाले हैं। और हम यहाँ पे कोई मैजिक साइंस नहीं बताते हैं कि मैजिक साइंस है, चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, यह साइंस है। जैसे हमने आज एनएमएन के बारे में, एंटी एजिंग के बारे में पढ़ा, कैसे हमारे बॉडी कैसे कंट्रोल होती है, कैसे हमारे बॉडी का कलर, हाइट, रंग, रूप, बॉडी का बिल्डअप किस कौन कंट्रोल करते हैं, जीन के बारे में समझा और जीन को क्या चाहिए, और एंटी एजिंग के जीन कौन से हैं और उनको क्या चाहिए। ये सारी चीजें साइंस बेस्ड हैं और साइंस के बेस पे ही हम प्रूव चीजों का एविडेंस एंड प्रूवन करते हैं कि यस ये रिजल्ट आपका देगा। सो मेरा बिलीव नहीं है, ये साइंस का बिलीव है। बस मैं एक माध्यम बनता हूँ आप लोगों तक चीज़ें सही तरीके से पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने फिर से इसमें हाउसफुल गैदरिंग की और इस सेशन को फिर से आपने सबके साथ मिलकर साझा किया। विश यू ऑल द बेस्ट। और जीएसटी 2.0 की भी ढेर सारी बधाइयाँ आपको, और डीएसआईआर का रिकॉग्निशन की भी ढेर सारी बधाइयाँ।